नमस्कार मित्रों। टीसीएच के इस चैनल पर मैं आकाश आपके साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में बात करने के लिए आया हूं। रूसी क्रांति के नेता व्लादिमीर लेनिन का एक मशहूर कथन है कि कई दशक निकल जाते हैं जब कुछ नहीं घटित होता है, लेकिन कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जब दशकों की घटनाएं उन कुछ हफ्तों में घट जाती हैं। और अभी पिछले अगर आप 2-3 हफ्तों का जायजा लें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो ये हफ्ते इसी तरीके के हफ्ते हैं जब बहुत बड़ी चीजों को हम घटित होते हुए देख रहे हैं। जैसा कि आज खबर यह है कि जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है, जो अमेरिका के अभी राष्ट्रपति हैं, और बहुत संभव है कि उनकी जगह उपराष्ट्रपति मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार होंगी और उनका सामना रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होगा। अब यह जो घटना हुई है, मान लीजिए कि एक नॉर्मल चीज होती है ये तो, कि उम्मीदवारी हटना या किसी और को टिकट मिलना, लेकिन अमेरिकी राजनीति में एक स्थापित परंपरा है, एक तरीका है उनका कि बहुत सारे लोग अपनी पार्टी की उम्मीदवारी के लिए दावेदारी करते हैं, उनके बीच में बहसें होती हैं, उनके जो सदस्य हैं अलग अलग राज्यों में, वे अपनी पसंद से उसमें से एक उम्मीदवार को वोट देते हैं, और जिसको ज्यादा डेलीगेट मिलते हैं, जिसको ज्यादा समर्थन मिलता है, वो आमतौर पे पार्टी का उम्मीदवार बनता है। लेकिन इस बार अमेरिकी राजनीति में हमने अमेरिकी राजनीति को हमने उस रास्ते से भटकते हुए देखा। पहले रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम मैं किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और प्राइमरी में भी नहीं करूंगा, और मैं सीधा जो है लोगों से बात। और बाकी जो 5-8 कैंडिडेट थे वो समय समय पे आते गए, हटते गए बीच बीच में, और उनके बीच में भी एक दो बहसें हुई, और अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को भारी समर्थन के साथ उनको उम्मीदवारी मिली है। डेमोक्रेट पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और शुरू से ही उन लोगों ने कह दिया कि कोई बहस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और बड़े आश्चर्य की बात है कि आमतौर पे दोनों रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में कैंडिडेट को औपचारिक रूप से घोषित कर देती हैं, उसके बाद उन दो प्रमुख उम्मीदवारों के बीच में बहस होती है 2-3 बार टेलीविजन पर। इस बार हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप औपचारिक रूप से पार्टी के उम्मीदवार घोषित नहीं थे। बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन ने उनका अनुमोदन नहीं किया था उनके नाम का, अभी तक वो सम्मेलन हुआ नहीं है। फिर भी दोनों उम्मीदवारों ने सीएनएन पर एक बहस की, और उस बहस में जिस तरीके का प्रदर्शन जो बाइडेन का रहा, उससे उनके समर्थकों में, उनकी पार्टी में, उनके जो डोनर्स हैं, जो पैसे देते हैं, बड़े धनकुबेर लोग जो हैं, वे चिंतित हो गए कि ये तो टिक नहीं पाएंगे, तो इनको हटना चाहिए। लेकिन वो काफी समय तक अपनी जीत पे अड़े रहे कि नहीं, मैं ही कैंडिडेट बनूंगा, मैं ही कैंडिडेट बनूंगा। लेकिन फाइनली उन्होंने अब यह कह दिया है कि एक पत्र लिखा है उन्होंने, और उसमें लिखा है कि मैं उम्मीदवारी वापस ले रहा हूं, और कुछ दिनों के बाद मैं देश को संबोधित करूंगा। तो अब हम देख रहे हैं कि कमला हैरिस के बारे में मैं आपको बताऊं कि कमला हैरिस जब 2020 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए दावेदारी कर रही थी, तो उस समय उनको 1% से भी कम, 1% के आसपास उनकी लोकप्रियता थी, जिसकी वजह से उन्हें मैदान से हटना पड़ा। अब देखना है कि अभी स्थिति क्या है, और चूंकि जो बाइडेन की जो प्रेसिडेंसी रही है उसमें काफी उनकी, वे अलोकप्रिय राष्ट्रपति हैं अमेरिकी इतिहास के, तो मुझे नहीं लगता कि कमला हैरिस के आने से डेमोक्रेट पार्टी का कोई बहुत भला होने जा रहा है। बहरहाल चूंकि स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति की उम्मीदवारी है, राष्ट्रपति का चुनाव है, तो हमारा ज्यादा फोकस जो है वो इन्हीं नेताओं पर है कि कौन राष्ट्रपति का उम्मीदवार वहां से आ रहा है, कौन यहाँ से आ रहा है, कौन उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट हो रहा है। लेकिन अमेरिका में हर 2 साल पे चुनाव होते हैं। एक चुनाव होता है अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, मतलब हमारे यहाँ के लोकसभा के की तरह आप उसको कह सकते हैं। वो उसका कार्यकाल 2 साल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है, तो 4 साल के बाद इनका चुनाव होता है। सीनेट
में जो 100 सदस्य होते हैं, 50 अमेरिकी राज्य हैं, सब हर राज्य से 2-2 कैंडिडेट जीत के आते हैं सीनेट में, और सीनेट का सभापति वहां का उपराष्ट्रपति होता है, उसको कास्टिंग वोट डालने का उसका अधिकार है। तो सीनेट के 33% यानी 33 सीनेटर जो होते हैं, वे हर 2 साल पे उनको इस तरीके से उन्होंने बनाया है कि वो रिटायर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में बीच बीच में आपने देखा कि चुनाव होते रहते हैं, उसी तरीके से वहां पर इस बार 33 सीनेटरों का चुनाव होना है। कई राज्यों में गवर्नर का चुनाव होना है, और भी छिटपुट कुछ 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 उपचुनाव होंगे, और अमेरिकी कांग्रेस का अमेरिकी हाउस का भी चुनाव होगा। अभी स्थिति यह है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी है। सीनेट में भी इनके ज्यादा सदस्य हैं, इनके 49 सदस्य हैं, लेकिन सीनेट में मेजॉरिटी के लिए 51 चाहिए। डेमोक्रेट पार्टी के पास 47 है, लेकिन उन्हें सपोर्ट है उनका, कुछ निर्दलीय हैं उनका, जैसे बर्नी सैंडर्स हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी उन्होंने 2 बार की है, लेकिन वो सीनेट का जब वो चुनाव लड़ते हैं तो वो निर्दलीय लड़ते हैं। तो इस तरीके के वहां पर कुछ कैंडिडेट हैं जो निर्दलीय हैं, 4 हैं। तो इस तरीके से उनका बहुमत है डेमोक्रेट पार्टी का। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, माना जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कुछ कैंडिडेट्स जो हैं दोनों पार्टियों से, वो इस बार उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी है, वो दोबारा नहीं लड़ रहे हैं। तो यह चुनाव दिलचस्प है, चूंकि और ट्रंप जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, जिस तरीके से वो अपनी बात कर रहे हैं, एक अपर हैंड बना हुआ है, और उन्होंने बहुत सारे जो ऐसे मतदाता जो दोनों में से किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, उनमें उन्होंने अपनी पैठ बनाई है। अभी मैं एक सर्वे देख रहा था कि जो ब्लैक महिलाएं हैं उनमें उनका वोट बढ़ा है। इसके अलावा डेमोक्रेट पार्टी के भी कुछ समर्थक उनको वोट दे रहे हैं। जैसे आप उदाहरण के रूप में मैं कहूं कि जिन सिलिकॉन वैली या जो बड़े बड़े एलन मस्क वगैरह जैसे लोग हैं, जो पैसे वाले और बिजनेसमैन और उद्योगपति, उद्यमी, इन्होंने बहुत एक लंबी लिस्ट है उनकी, जिन्होंने कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को पैसे भी देंगे, और उनको इंडोर्स किया, उनको समर्थन दिया है। इसी तरीके से अभी जो रिपब्लिकन कन्वेंशन हुआ, उसमें पहली बार हमने देखा कि एक ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष जो है, वो टीमस्टर एक ग्रुप है जो बेसिकली ट्रकर्स हैं, चालक हैं, वाहन चलाने वाले हैं, और कुछ साल पहले इनकी बड़ी हड़ताल थी, जिसकी वजह से लोगों के चिट्ठी पत्री और कुरियर सेवाएं जो है बाधित हुई थी। उन्होंने पहली बार उसके अध्यक्ष ने जाकर ट्रंप को सपोर्ट किया, और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के मंच से भाषण भी दिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हाउस में भी और सीनेट में इस बार की जो ट्रंप प्रेसिडेंसी होगी, वो रिपब्लिकन मेजॉरिटी उनकी कांग्रेस में भी होगी, और राष्ट्रपति तो वो होंगे। अब जो मैंने जहां से बात शुरू की थी, और क्या क्या हो रहा है दुनिया में, एक हमने देखा कि स्विट्जरलैंड में कुछ समय पहले यूक्रेन में शांति को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। चीन ने अपना प्रतिनिधि भेजने से मना कर दिया था, और भारतीय प्रतिनिधि जो गए थे वो उन्होंने हिस्सा तो लिया, लेकिन जो अंत में जो घोषणा पत्र जारी हुआ, उस पर भारत ने और कई और देशों ने उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे। माना गया था कि ये सम्मेलन ये जो है मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब एक और सम्मेलन की तैयारी हो रही है, और इंटरेस्टिंग चीज इसमें हुई है कि जेलेंस्की ने भी कहा है कि रूस को इसमें शामिल होना चाहिए, जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि उनको शामिल होना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने 2022 की फरवरी में जब ये हमला हुआ था रूस का, उसके 2 महीने बाद ही टर्की की मध्यस्थता में इस्तांबुल में एक समझौता हुआ था, जिस पर दोनों फरीक जो है राजी हो गए थे, और यह तय हुआ कि अब सीज फायर करते हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन और नाटो के दबाव में जेलेंस्की पीछे हट गए, और युद्ध अभी तक चल रहा है। उस बोरिस जॉनसन ने वो अभी ट्रंप से मिलने भी गए थे, रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में भी गए थे। उन्होंने एक लेख लिखा है, और वो बोला है उन्होंने कि उन्हें लगता है कि ट्रंप जो है इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। तो एक तरीके से वो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जो अभी स्टेटस को है, जैसे 20-22% इलाकों पे जो रूस ने उनका विलय कर लिया है, अब यूक्रेन जो है शांति समझौते के बाद भी
अपने 1991 के पुराने बॉर्डर तक नहीं लौट सकता है, ये वो सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। एक बड़ा बदलाव हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, जहाँ पे बहुत पिछले अक्टूबर से इतना बड़ा गाजा में जो है जनसंहार चल रहा है, और टीसीएच पे आपने हम लोगों ने भी बात की और लोगों ने भी बात की, अशोक ने लगातार वीडियो बनाए उस पर। वहां पर यह पहली बार हुआ कि यमन के हूथियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में वहां के सेंटर पे जो है एक ड्रोन हमला किया। उसके बाद इजराइल ने भी रिटेलिएट किया है, उनके जहाज आए और उन्होंने यमन में बमबारी की है, जिस पर कि यमन ने फिर ऑब्जेक्शन किया है कि आखिर ये जहाज जो हैं ये यहाँ तक कैसे पहुंचे अगर उनको इजिप्ट ने और सऊदी अरब ने रास्ता नहीं दिया तो, क्योंकि इजराइल से अगर जहाज आना होगा तो इन देशों के ऊपर से उड़ के आना होगा उसको। तो यह एक हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। और लेबनान में इजराइल के हमले चल रहे हैं, सीरिया में चल रहे हैं, लेबनान में हिजबुल्ला भी जो है इजराइल पे हमलावर है। तो हम, और गाजा में तो जनसंहार बहुत तेजी से जारी है ही, तो हम वहां पे लगातार टेंशन बढ़ते हुए देख रहे हैं। और अभी जब ट्रंप ने अपने जेडी वैंस को जो अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने अपने शुरुआती भाषण में ही कह दिया कि ईरान को सबक सिखाने की जरूरत है। तो यह भी माना जा रहा है कि ट्रंप के आने से यूक्रेन वाला मसला तो शायद शांति की तरफ जा सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या होगा और इजराइल को लेके जो अभी तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो नीति रही है उसमें किस तरीके के बदलाव होते हैं, ये हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये चीज कैसे अनफोल्ड होती है। तीसरी चीज जो है बहुत अफसोस की बात है और दुख की बात है, और वो हमारे पड़ोस में घटित हुआ बांग्लादेश में। पिछले कई दिनों से वहां दंगे चल रहे थे, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल रहे थे, और सरकार काफी उसका रवैया बहुत दमनकारी था, और उसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और ये मसला जो है वो इस मुद्दे पर भड़का है कि वहां पर बांग्लादेश जब आजाद हुआ था 1971 की लड़ाई के बाद 72 में, तो 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने एक आरक्षण नीति लाई, जिसमें यह कहा गया कि स्वतंत्रता सेनानियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण होगा, जिन्होंने भी बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी है उनके लिए आरक्षण होगा। लेकिन 1975 में ही उनकी हत्या हो जाती है, 15 अगस्त को, उनके परिवार की, और उनके जो कुछ करीबी नेता थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, वो मारे गए। उसके बाद 1996 तक जो है यह मसला बैक बर्नर पर रहा, ये स्वतंत्रता सेनानियों का आरक्षण का। 1996 में शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना, जो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का वो रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं महिला प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने उसको लागू किया, और लागू करने के साथ उन्होंने उसको एक्सटेंड करते हुए उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों के लिए भी जगह बना दी। लेकिन अगले चुनाव में वो हार गई 2001 में। फिर ये मसला जो है पीछे चला गया, और खालिदा जिया उसके बाद प्रधानमंत्री बनी। फिर ये 2009 में जीत के आती हैं दोबारा, उसके बाद से अभी ये लगातार जीत रही हैं। इन्होंने 2011 में क्या किया कि इसको, पहली बार जब ये आई थी तो उसमें इन्होंने बेटे बेटियों को, स्वतंत्रता सेनानी के बेटे बेटियों को जोड़ा था। 2011 में उन्होंने उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों के साथ साथ उनके पोते पोतियों को भी जोड़ दिया। तो मसला चलता रहा, 30% का आरक्षण है। लेकिन अजीब सी चीज है कि शेख हसीना की सरकार ने ही 2018 में इस नीति को बंद कर दिया, रोक दिया, इस आरक्षण को खत्म कर दिया। उसके खिलाफ मामला अदालत में, जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन है उनका एक संगठन है, वो संगठन गया अदालत में, और अदालत ने पिछले 5 जून को कह दिया कि भाई आप इनको आरक्षण आपको देना पड़ेगा। तब से ये मसला चल रहा था, और पीछे जुलाई में ये इस महीने बहुत ज्यादा भड़क गया। इसमें भड़कने की वजह यह है कि वहां पे बांग्लादेश का अगर हम डेमोग्राफी देखें, साउथ एशिया के किसी भी देश की तरह, भारत की तरह, पाकिस्तान, श्रीलंका की तरह,
वहां पे जो कामकाजी लोग हैं, कामकाजी लोग मतलब कामकाजी उम्र के जो लोग हैं, 15 साल से 64 साल की उम्र के लोग, उनकी संख्या 2/3 से भी ज्यादा आबादी में, और 25% आबादी जो है वो 15 से 29 साल की आयु की है। तो एक तो ये है कि बहुत सारे यूथ हैं, और यूथ जैसे हमारे यहाँ रोजगार चाहिए या कहीं और रोजगार चाहिए, मौके चाहिए, वहां भी लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के बाद से 2019 से 2023 के बीच में वहां सिर्फ सरकारी नौकरियों में सिर्फ 3.5 लाख भर्तियां हुई हैं, और 5 लाख सीटें अभी भी खाली हैं। तो इस वजह से भी बहुत लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो अंदर से जो है असंतोष जमा हो रहा है। प्लस जो शेख हसीना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लेकिन इनका शासन करने का तरीका जो है वो बड़ा थोड़ा ऑटोक्रेट जैसी स्थिति है इनकी। जैसे कि अभी पीछे इन्होंने जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे उनको कह दिया कि ये रजाकार हैं। रजाकार टीका खान के नेतृत्व में एक मिलिशिया ग्रुप बना था जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था, जो कि पाकिस्तानी सैनिकों की मदद करते थे। तो उनको काफी, वो एक तरीके से स्लैंग बन गया, वो एक तरीके से गाली बन गया है। तो उन्होंने इनको कह दिया कि ये रजाकारों के वंशज हैं, जिसको लेके बहुत एक संवेदनशील मसला है ये, किसी को इस तरीके से कहना। तो ये सारी चीजें चल रही थी, और बजाय इसके कि वो प्रोटेस्टर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो संगठन थे उनके साथ वो किसी तरीके का बातचीत करती, उसकी जगह इन्होंने सुरक्षा कर्मियों को खुली छूट दी। इनकी पार्टी के जो यूथ विंग है वो सड़क पे उतरा, उसने मार पिटाई की, उसने दंगे फसाद करे। तो मसला इतना हो गया कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज स्थिति यह है कि 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और वहां पे जो 64 जिले हैं उनमें से 47 जिले जो हैं वो अभी हिंसाग्रस्त हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फैसला दिया जिसमें उसने तमाम आरक्षण को रद्द कर दिया है, और यह 30% के कोटे को घटाकर 5% कर दिया है, और बोला है कि 93%, 93% सीटें जो हैं वो मेरिट के आधार पर भरी जाएंगी। तो 93% ओपन सीटें हो गई, 5% स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए हो गया, बाकी जो 2% बच रहा है उसमें जो है उन्होंने एथनिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर, फिजिकली चैलेंज पीपल, इन सबको एक कैटेगरी में कर दिया। जबकि जो अभी तक जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसमें यह था 30% वाला, ये फ्रीडम फाइटर वाला, 10% औरतों को मिलता था, 10% जो पिछड़े जिले थे उनके लोगों को मिलता था, आदिवासियों के लिए 5% था, और 1% जो था वह विकलांग लोगों के लिए था। तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या असर पड़ता है, और बांग्लादेश ने पिछले कुछ समय में बहुत प्रगति की है। उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो भारत और पाकिस्तान से भी अधिक है। भारत के बाद सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार उनके पास है, और वहां पे लगभग 100% घरों में बिजली आती है। वहां साक्षरता 75% से ज्यादा है, और श्रम बल में महिलाओं की जो भागीदारी है वो साउथ एशिया में सबसे बेहतर है। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। अब उसमें ये जो नई आरक्षण व्यवस्था है वो किस तरीके से असर डालती है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। और एक अंतिम बात इसमें कहूं कि बहुत सारे इस तरीके की कानाफूसी भी हो रही थी कि इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि भारत का भी हाथ हो सकता है, कुछ लोग कह रहे थे चीन का भी हाथ हो सकता है, लेकिन ये इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? हम भी बांग्लादेश को सामान भेजते हैं, बेचते हैं, और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा खरीदारी हम करते हैं। तो अगर वहां अनरेस्ट होता है, वहां हिंसा होती है, तो उसमें हमारा कौन सा भला है? तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से भारतीय एजेंसियों की या किसी भी तरीके की इसमें कोई मिलीभगत हो सकती है वहां अनरेस्ट पैदा करने। उसी तरीके से चीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सामान भेजता है बांग्लादेश को, और चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बांग्लादेश और दूसरे देशों तक भी पहुंचता है। तो चीन का भी क्या स्वार्थ हो सकता है कि वहां पे हंगामा हो और हालात बिगड़े? तो मैं नहीं समझता कि बाहर का मसला है, ये अंदर का मसला है। मामला इतना गंभीर बना क्योंकि वहां पे सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी है, और सरकार का जो रवैया रहा उसकी वजह से मामला बहुत बिगड़ गया। और अफसोस की बात है कि अभी आज के समय में दक्षिण एशिया, जो दुनिया का जहां पे सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, जहां क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर है, बांग्लादेश में तो और ज्यादा है,
वहां पे सबसे अधिक गड़बड़ियां चल रही हैं, जबकि वहां पे यूथ आबादी बहुत ज्यादा है, उसके एस्पिरेशंस हैं, उनको एड्रेस करने के बजाय आपने देखा कि श्रीलंका में क्या हुआ, आपने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को किस तरीके से गिराया गया, फिर क्या क्या हुआ, चुनाव में क्या किया गया। आपने देखा कि नेपाल में लगातार सरकारें, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। वहां पे दिसंबर से लेकर अभी तक 5 बार 6 बार जो है विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। तो वो वहां स्थिति है। हमारे देश में आप देख ही रहे हैं, ठेला राष्ट्रवाद का एक नया एपिसोड शुरू हो गया है। तो इस तरीके से बर्मा में आप देखिए, मतलब यह इलाका हर तरीके से इसको इतनी अच्छी जमीन है, इतनी अच्छी पैदावार है, लोग मेहनती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताना-बाना जो है, वो काफ़ी लगातार बिगड़ता जा रहा है। आप अपने देश में पॉलिटिकल कल्चर देखिए क्या है, पक्ष और विपक्ष के बीच में कितनी बड़ी खाई बन चुकी है। यही बांग्लादेश में आपने देखा, यही आप पाकिस्तान में होता हुआ देख रहे हैं, यही आप नेपाल में होता हुआ देख रहे हैं। तो ये स्थिति है। मालदीव में आपने देखा कि पिछले दिनों खबर आई कि वहाँ के कुछ मंत्रियों को हटाया गया क्योंकि वो राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ जादू टोना कर रहे थे। इस तरीके की चीजें भी घटित हो रही हैं। तो कुल मिला के ये है कि उम, हिगेल का एक फेमस कोटेशन है जहाँ जिसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि इतिहास की यही सीख है कि हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते। शुक्रिया, इस चैनल से जुड़िए और अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।